हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू टू माय चैनल VVA एजुकेशन। तो कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग जो अभी मैंने वीडियो डाली थी जस्ट 2-3 मिनट पहले, उसका सेक्शन बना रहा हूँ। आई नो यू माइट थिंक आई एम क्रेजी, लेकिन आज मैं ये चैप्टर खत्म कर दूंगा आपके लिए। उसके बाद हम लोग कल से नया चैप्टर शुरू करेंगे, जिससे आपका थोड़ा टाइम भी बच जाएगा और आप लगातार इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे एक दिन में। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए पहले हम लोग इसके क्रोनोलॉजी पढ़ेंगे, क्योंकि क्रोनोलॉजी हर जगह वो होती है, जरूरी होती है। आप कुछ भी करिए, कोई भी एग्जाम दीजिए, अगर आपको क्रोनोलॉजी याद हो जाए तो आपके लिए सारे पॉइंट्स हलवा हो जाएंगे। हिस्ट्री में मेन इंपॉर्टेंस होता है क्रोनोलॉजी का, क्योंकि क्रोनोलॉजी एक्चुअली हमें बताता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अर्ली मिडिवल पीरियड, आप सब जानते हैं क्या है। इस समय में क्या हुआ था। तो लेट्स मेक द मैप फर्स्ट, देन आई विल टेल यू। यहाँ गुर्जर प्रतिहार थे, यहाँ चोलास थे, यहाँ राष्ट्रकूट थे, और इस समय में बहुत सारे डिफरेंट हिंदू राजा आ रहे थे और राजपूत भी थे। और यहाँ थी पाल डायनेस्टी। अब क्या था कि ये जो सब है, दे वर फाइटिंग फॉर वन टाउन, जिसे हम लोग कहते हैं कन्नौज। अब कन्नौज में क्या था कि कन्नौज के आसपास गंगा यमुना का द्वाब था, तो उसके लिए फाइट कर रहे हैं। और अल्टीमेटली चोला जीत जाते हैं, वो लोग वॉर जीत जाते हैं, और देन दे बिकम द रूलर्स ऑफ द कन्नौज रीजन। दे स्ट्राइक डाउन राजपूट्स, दे स्ट्राइक डाउन पाल्स, एंड दे बिकम द रूलर्स ऑफ कन्नौज। तो ये कहानी रहती है। यहाँ त्रिपाठी स्ट्रगल होता है और बीच में घुस जाता है चोला एम्पायर। Now, let's see the next one, राजपूत पीरियड। राजपूत पीरियड में क्या हुआ, literally different Rajput empires were coming up. Like here we have Solankis, here we have Gurjar Pratihar in Rajasthan, and in Ajmer we have Chauhans. Over Delhi we have Tomars, who will be overthrown by the Chauhans in future. And then over Kannauj we have the Parmar dynasty. Then in Madhya Pradesh we have the Chandels. तो ऐसे करके ये लोग हर जगह फैले हुए थे। Now talking about the next one, for next we have the Sultanate period, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने कहाँ तक पढ़ लिया था, हमने ये पता कर लिया था कि वो लोग कैसे मिलिट्री कैंपेन्स करते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने कहाँ मिलिट्री कैंपेन्स किए थे, क्यों किए थे, कब किए थे, और उन लोग ने कंसोलिडेशन अभी कैसे कर, वो लोग का एडमिनिस्ट्रेशन, उनका कंसोलिडेशन कैसे रहेगा, ये हम लोग अभी देखेंगे। और फिर बात करते हैं हमारे मुगल्स की, जो 1526 में आ गए थे आफ्टर डिफीटिंग इब्राहिम लोधी, हु ओनली रूल्ड फॉर 9 years। और ये एक्चुअल मुगल्स एंड हो गए थे औरंगजेब पे। फिर यहाँ है लिटिल मुगल्स। ये मुगल्स के ही पार्ट हैं, लेकिन क्या इनके पास पावर नहीं थी। इनका बस ये नाम के मुगल्स थे, ये बस राजा वाजा नहीं थे, ये बस नाम के थे। They didn't have any power, that's why they are called later मुगल्स। अब हमने कहां तक कर लिया इसे कंप्लीट। व्हाट डज द चैप्टर टॉक अबाउट, दिल्ली सल्तनत हमने कहां तक कंप्लीट कर लिया है। फाइंडिंग अबाउट द दिल्ली सल्तनत हमने कंप्लीट कर लिया। गैरिसन टाउन टू एम्पायर हमने कंप्लीट कर लिया। एक्सपेंडेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत हमने कंप्लीट कर लिया। अभी हम लोग देखेंगे क्लोजर लुक एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंसोलिडेशन अंडर द खलजीज एंड तुगलक सल्तनत इन 15th and 16th century। मस्जिद आर्किटेक्चर हमने कर लिया। तो हमारे पास अभी बस 2 टॉपिक हैं करने को बचे, तो इससे बिना टाइम वेस्ट के चलिए शुरू करते हैं, जिससे हम लोग जल्दी ये चैप्टर खत्म कर सके। और इसके बाद कल मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाऊं। The consolidation of an empire as vast as Delhi Sultanate needed reliable governors and administrators. इसीलिए rather than appoint aristocrats
and landed chieftains as governor. Early Delhi Sultans, especially इल्तुतमिश ने क्या किया, इसके स्पेशल स्लेव्स हुआ करते थे जो मिलिट्री सर्विसेज से परचेज करता था. इन्हें बंदगंस कहा जाता है. बंदगंस क्या कहते हैं? बंदगंस इन पर्शियन. ये बहुत केयरफुल ट्रेन किए जाते थे फॉर सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल ऑफिसेज इन द किंगडम. और इसीलिए और इनका जो टोटल डिपेंडेंस था, इन्हें मदद के लिए, पैसों के लिए किसी की भी जरूरत थी तो इनके मास्टर की थी, यानी कि राजा की. तो इसीलिए सुल्तान इनका ट्रस्ट कर सकता था और इनके ऊपर रिलाई कर सकता था अपने बेटों से ज्यादा. खलजी और तुगलक ने क्या किया? बंदगंस continued to use bandgans and also raised people of humble birth who were often their clients to high political positions. उन्हें जनरल्स बना दिया, गवर्नर्स बना दिया. However, this also introduced an element of political instability. क्यों? ये slaves और clients बस अपने मास्टर को लॉयल थे, उनके पेट और उनके पेट्रोन थे, उनके बच्चों के नहीं, उनके हेयर्स के नहीं. इसलिए नए सुल्तान के अपने खुद के सर्वेंट्स हुआ करते थे. और ये पुराने और नए, एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सेशंस ऑफ न्यू मोनार्क ऑफन सॉ, इसे क्या होता था? पुराने और नए नोबल्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट हुआ करता था. द पैट्रनेज ऑफ दीज हम्बल पीपल बाय द दिल्ली सल्तनस आल्सो शॉक्ड मेनी एलीट एंड द ऑथर्स ऑफ पर्शियन तारीख क्रिटिसाइज्ड द दिल्ली सल्तनस फॉर appointing the low base born to high offices. Like the earlier sultans, the Khalji and Tughlaq monarchs appointed military commanders as governors of territory of vast various size. These lands were called Iqta and their holders were called Iqtidars or Mukti. यानी कि छोटे छोटे लैंड्स जिन्हें इक्ता कहा जाता है, उनके होल्डर्स कौन है? इक्तदार या मुक्ति. इन्हें क्या दिया जाता था? इन्हें इक्तास दिया जाता था. ड्यूटी ऑफ मुक्ति was to lead military campaigns and maintain law and order in the Iqta. In exchange of their military services, the Mukti collected the revenues of their assignments and salaries. They also paid the soldiers for these revenues. Control of Muktis was most effective if their office was not inherited or if they were assigned Iqtas for a short period of time before they being shifted. These harsh conditions of service was recognized, imposed during the reign of Alauddin Khilji and Muhammad Tughlaq. Accounts were appointed by the state to check the amount of revenue collected by the Muktis. Care was taken that Mukti collected only the taxes prescribed by the state and he kept the required number of soldiers. As Delhi Sultan brought the hinterland of cities under control, they forced landed chiefs, the Samant aristocrats, the rich landlords. इन सबको क्या बोला कि ये इनकी अथॉरिटी एक्सेप्ट कर ले. Under Alauddin Khilji, the state brought the assessment and collection of land revenue under their control. The rights of local chieftains to levy taxes were cancelled and they were also forced to pay taxes. सुल्तान के एडमिनिस्ट्रेशन में क्या हुआ कि उनने लैंड मेजर करना शुरू कर दिया और बहुत केयरफुली अकाउंट्स रखे. सम ऑफ द ओल्ड chieftains and landlords served the sultan as revenue collectors and assessors. There were 3 types of taxes. यहाँ 3 टाइप के टैक्सेस हुआ करते थे. कल्टीवेशन पे, जिसे खर्च कहते हैं, एंड जिसका अमाउंट हुआ करता था 50% जो प्रोड्यूस करता है पीसेंट. फिर दूसरा कैटल पे और तीसरा ऑन हाउसेस. इट इज इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर दैट लार्ज पार्ट्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट रिमेन्ड outside the control of the Delhi Sultans. It was difficult to control distant provinces like Bengal from Delhi, and soon after annexing South India, the entire region became independent. Even in the Gangetic plains, there were forest areas. जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम हुआ करती थी. जिसकी वजह से क्या हुआ कि ये लोग अच्छे से अपना वो नहीं कर पाते थे, अपने आप को स्टैब्लिश नहीं कर पाते. Chieftains and the fortification. इब्न बतूता जो 14th सेंचुरी में एक ट्रैवलर था मोरक्को अफ्रीका से, उसने बताया कि चीफ्टेंस
कभी कभी क्या करते थे, फोर्टिफाई करते थे themselves। कहाँ? माउंटेन्स में, रॉक्स में, uneven and rugged places में, as well as in bamboo groves। In India, the bamboo is not hollow. It is big. Its several parts are intertwined, and even fire cannot affect them. They are, on the whole, very strong. The chieftains live in this forest, which serve them as ramparts, inside which their cattle and their crops. There is also water for them within. This is rainwater which collects there. Hence, they cannot be subdued except by powerful armies, who entering this forest cut down the bamboos with specially prepared instruments। मतलब कि इतनी खतरनाक फोर्टिफिकेशन हुआ करती थी, बैम्बू को काटने के लिए स्पेशली प्रिपेयर्ड इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए हुआ करते थे। इंडिया में क्योंकि बैम्बू हॉलो नहीं हुआ करता था, वो बहुत बड़ा था और इसके बहुत सारे पार्ट इंटरवाइन करके बांध दिए जाते थे। इससे क्या होता था कि इसे फायर भी अफेक्ट नहीं कर पाता था, ये पूरी तरह बहुत स्ट्रांग हो जाता था। अब यहाँ बात आ गई मंगोल की। मंगोल चंगेज खान के अंदर क्या किया, इन्वेट किया ट्रांसोल्जिया इन नॉर्थ ईस्ट ईरान इन 1290 और दिल्ली सल्तनत faced their onslaught after soon। Mongol attacks on Delhi Sultanate increased during the reign of Alauddin Khilji and in early years of Muhammad Tughlaq's rule। This forced the two rulers to mobilize a large standing army in Delhi, which posed a high administrative challenge। Let us see how the two sultans dealt with it। यहाँ एक कंपैरिजन चलेगा अब किसके बीच, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के बीच, और इसमें हमें पता चलेगा हु वाज अ बेटर रूलर। सबसे पहला अटैक कब हुआ? अटैक हुआ 1299 और 1300 में, और फिर दो बार अटैक हुआ था, फिर 1302 से 1303 के बीच में हुआ। एज ए डिफेंसिव मेजर अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, अपनी स्टैंड आर्मी रेस कर दी। The Sultanate was attacked in the early years of Muhammad Tughlaq's reign। The Mongol army was defeated, और क्योंकि मंगोल आर्मी हार गई, मोहम्मद तुगलक कॉन्फिडेंस आ गया और उसने बहुत स्ट्रॉन्ग आर्मी खड़ी कर दी और प्लान किया कि ट्रांसोल्जिया पे अटैक कर दूंगा। इसने इसीलिए बहुत बड़ी आर्मी रेस की। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, एक नया गैरिसन टाउन बना दिया सिरी नाम का अपने सोल्जर्स के लिए, और मोहम्मद बिन तुगलक नया गैरिसन टाउन बनाने की जगह द ओल्डेस्ट ऑफ 4 cities इन दिल्ली, यानी कि दिल्ली में सबसे पुरानी सिटी दिल्ली खुना को खाली करा दिया, वहां के रेजिडेंट्स को भेज दिया दौलताबाद। वहां क्या करा दिया कि वहां सोल्जर्स को भेज दिया। The soldiers had to be fed, उन्हें खाना चाहिए था। This was done through the produce collected as tax from lands between Ganga and Yamuna। Tax was fixed at 50% of the peasants' yield। Reduced from the same area was collected as tax to feed the army। यानी कि ये गंगा यमुना जो बहुत फर्टाइल एरिया था, वहां से ये लोग लाते थे बस 50%, और यहाँ क्या था, जो सेम एरिया से कलेक्टेड टैक्स था उसी पे आर्मी को फीड किया जाता था। बट टू मीट द नीड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर्स, द सल्तन लीव्ड एडिशनल टैक्सेस। दिस इज कंडीशनड विद फेमाइन एरिया, कंसाइज्ड विद द फेमाइन एरिया, यानी कि ये फेमाइन एरियाज के लिए भी सेम था, इसने एडिशनल टैक्सेस लगा दिए। अब क्या हुआ, सोल्जर्स हैज टू बी पे, तो क्या कि इन्हें कैश दे दिया रादर देन इक्टा। अब इससे क्या हुआ, इसे दिल्ली में मर्चेंट से खरीदना था, और इसलिए इन लोग को डर लगने लगा कि मर्चेंट्स अपनी प्राइस बढ़ा देंगे। इसी को रोकने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने उनके बोला कि एक प्राइस कंट्रोल डाल दिया कि इतने प्राइस पे इतना गुड़ बेचना है, और जो ऐसा नहीं करता था या कुछ गलत काम करते हुए पकड़ा जाता था उसे स्लॉटर कर दिया जाता था, उससे मार दिया जाता था। वो पूरी पब्लिक में सामने बहुत पिटाई किया करते थे। Muhammad Tughlaq also paid soldiers in cash, but instead of controlling prices, he used a token currency somewhat like present-day paper currency, but
made out of cheap metal, not gold and silver. People in 14th century did not trust these coins. They were very smart. They saved their gold and silver coins and paid all their taxes to state with this token currency. This cheap currency would be counterfeited easily. यानी कि इस चीप करेंसी को, ये शादी से मेटल को बहुत सारे खरीद के इसे छापा जा सकता था घर पे. Aladdin's administrative work quite successful and chronicled praises reign for his cheap prices and effective supplies of goods in the market. He successfully withstood the threat of Mongol invasions. Muhammad Tughlaq's administrative measures were a failure. उसका कश्मीर के जो कैंपेन था वो भी बहुत बड़ा, वो भी पैसा खर्च किया और कुछ नहीं किया. उसमें भी बहुत सारा पैसा लगा और कुछ नहीं किया. मतलब कि कुछ नहीं, अपनी आर्मी भेजी भी नहीं उसने, बिल्कुल फेल हो गया. He then gave up his plans to invade Transyosia and disband his army. Meanwhile, his administrative measures created complications and the shifting people of Daulatabad was resented, and raising of taxes and famine in Ganga Yamuna belt led to spread rebellion, and finally a token currency had to be recalled. मतलब क्या, ये आदमी पूरी जिंदगी फेलियर रहा था. सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, when he could make a new town, उसके पास इतना बड़ा एम्पायर था, वो एक नया टाउन आसानी से बना सकता है. नहीं, हमें पुराना टाउन खाली करके वहां रखना है. अब बाई चांस उसकी आर्मी के ऊपर वो बिल्डिंग गिर जाती तो उसका नुकसान हो जाता. दिमाग यूज नहीं किया. अब नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलेंगे, ये हमारा लास्ट टॉपिक है, और इसके बाद बस हमारे ये पॉइंट्स बचेंगे, द 3 ऑर्डर्स. ये 2 पेजेस है. इसके बाद हमारी आज की वीडियो खत्म. You will notice that after the Tughlaq, Sayyid and Lodi dynasty ruled from Delhi and Agra until 1526. By then, Jaunpur, Bengal, Malwa, Gujarat, Rajasthan और entire South India independent rulers के अंडर था, who established flourishing states and prosperous capitals. This was also the period which saw the emerging, यानी कि नए रूलिंग ग्रुप्स भी आ गए थे. राजपूत तो पहले थे ही, अफगान्स आ गए थे. Some of the states established in this period were small but powerful, और बहुत अच्छे से एडमिनिस्ट्रेट किया जाता था उन जगहों को. सबसे पहले शेरशाह सूरी को एक स्मॉल टेरिटरी मिली थी अंकल से बिहार में. उसने फिर क्या किया, मुगल एम्परर हुमायूं को चैलेंज कर दिया और उसे हरा के दिल्ली को कैप्चर कर लिया. अपनी एक खुद की डायनेस्टी बनाई. सूरी डायनेस्टी हालांकि बस 15 इयर्स रही, लेकिन उनका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा था. It introduced an administration that borrowed elements from Alauddin Khilji and made them more effective. शेरशाह की जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो एक मॉडल बन गई, एक रोल मॉडल बन गई ग्रेट एम्परर अकबर के लिए. और फिर when he consolidated the Mughal Empire, इसने कब मुगल एम्पायर को कंसोलिडेट किया था, 1556 से 1605 तक. किसने? मुगल एम्परर अकबर ने. मुगल एम्पायर, अब जो अकबर था वो बहुत अच्छा राजा था. जिस साल ये खत्म हुआ सूरी डायनेस्टी, उसके जस्ट 1 साल बाद हुमायूं की मृत्यु हो गई. बेचारा पुराने किला में बुक्स पढ़ रहा था, बेटे को पढ़ाई लिखाई नहीं, खुद बहुत बुक्स पढ़ी, और सीढ़ी पे पता नहीं कौन उसे चढ़ने को बोल दिया, कितनी किताबें उसे पढ़नी थी, बस गिर के मर गए. और उसके बाद उसके 13 साल के बेटे ने उतना बड़ा एम्पायर संभाला और प्लस उसे बड़ा भी किया, और बहुत सारे फ्रेंडली रिलेशनशिप्स बना के उसे अपना एक एम्पायर स्ट्रॉन्ग बना दिया. The 3 orders, the peace of God. The idea of 3 orders was first formulated in France in early 12th century. इसने क्या किया, सोसाइटी को 3 क्लासेस में बांट दिया. Those who pray, जिन्हें प्रीस्ट कहा जाता है, those who fought, knight कहा जाता है, those who tilled the land. This division of society into 3 orders was supported by the church
to consolidate its dominant role in the society. This helped the emergence of a new warrior group called knights. The church patronized this group and used them to propagate the idea of peace of God. The attempt was to direct warriors away from conflict amongst themselves and send them instead on a campaign against the Muslims who had captured the city of Jerusalem. This led to a series of campaigns called the Crusades. These campaigns, in the service of God and Church, completely altered the status of knights. Originally, these knights did not belong to the class of nobles, but by the end of 11th century in France, the century later in Germany, the humble origins of these warriors was forgotten. By 12th century, nobles wanted to be known as knights. यानी कि नाइट जो इनके वॉरियर हुआ करते थे, उन्हें कुछ वोट से इतने ज्यादा फेमस हो गए, इतने ज्यादा वो हो गए, इतना ज्यादा पावरफुल हो गया उनका कास्ट कि हर कोई, एक नोबल भी अपने आप को नाइट बोलता था। इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक खत्म होता है। होप यू लाइक दिस सेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, जितना ज्यादा आप कर सकते हैं, और जितना ज्यादा आप कर नहीं सकते उतना भी करिए। प्लीज अपने दोस्तों को भी बोले कि हमारे वीडियो शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा हमें भी व्यूज दिलाएं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में।